Hello dear learners of class 7. Today I am back again with the explanation video of your books chapter number 9, that is respiration in organism. Students, ये आपके बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो चैप्टर है आपको क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के पार्ट्स में दिखेगा. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो इतने टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, get ready exercise is there. All the exercise are uploaded already. The exercise video for this book, this chapter is already uploaded. Kindly watch it if you have not yet watched. So moving to the introduction of the chapter. इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि आप बिना खाने और बिना पानी के तो कुछ दिन सरवाइव कर जाएंगे, पर अगर आप चाहें कि अगर आप एयर के बिना सरवाइव कर पाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप अपनी ब्रीथ को रोक करके भी रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड तक ही रोक पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं. जो रेस्पिरेशन है या जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ठीक, वी कंटिन्यूसली ब्रीथ थ्रू आउट डे एंड नाइट. तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग. अगर आपने गेट रेडी एक्सरसाइज करी हुई है तो ह्यूमंस के पास होती हैं लंग्स ब्रीथ करने के लिए, फ्रॉग के पास होती है उसकी मॉइस्ट स्किन और गिल्स, अर्थवॉर्म के पास होते हैं उसकी मॉइस्ट स्किन, तो इससे वो ब्रीथ कर सकते. तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं ब्रीथ करने के लिए. अब यहाँ एक डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन. ये दो डेफिनेशन जो हैं ये आपको ध्यान से याद करनी ही है. इन्हेलेशन क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं. इन्हेलेशन में होता यह है कि जब हम ऑक्सीजन रिच एयर, कैसी एयर, ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करते हैं, वो प्रोसेस होती है इन्हेलेशन. और एक्सहेलेशन क्या होती है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सपेल आउट करें. ठीक है, क्या करें, बाहर निकालें, एक्सपेल आउट करते हैं, तो वो प्रोसेस होती है आपकी एक्सहेलेशन. अब जब इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों साथ में होगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग. क्या बोलेंगे उसको? ब्रीदिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की. अब स्टूडेंट्स, यहाँ समझने की बात ये भी है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग हैं. ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है. ब्रीदिंग में हम इनहेल एक्सहेल करते हैं और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो खाना आप खाते हो उसका ब्रेक डाउन होता है और वो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, वो फूड ब्रेक डाउन होकर के रिलीज करता है एनर्जी. तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो आप समझने की कोशिश करिए. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अगर यही रेस्पिरेशन सेल में होगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में होगा, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेल में होने वाले रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन. इतनी बात क्लियर हुई? आगे आते हैं. रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कैरी आउट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से. रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या कैरी आउट होता है? रेस्पिरेशन. तो हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास कौन सा ऑर्गन है रेस्पायर करने के लिए? सो वी हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर टू फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये भी आपको क्लियर हो गया. अब हम आ जाते हैं कितने टाइप के रेस्पिरेटरी होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं. तो यहाँ दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. एक होता है आपका एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल. तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रीदिंग. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. और इस प्रोसेस में होता यह है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सपेल आउट करता है. ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन.
अब जो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन है या सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में, उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होगा? ये भी एक प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन दी सेल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या होता है कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो सेल की अंदर ही होता है, बॉडी के सेल के अंदर होता है। सेल आपको सबको पता है, सेल इज दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी बॉडी। सेल के बारे में हम सब जानते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। जो खाना आप खाते हो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सेल के अंदर। कैसे ब्रेक डाउन होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। यानी कि यहाँ पे फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होता है फूड का? ऑक्सीडेशन। यानी कि फूड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसेस में, और इसके बाद रिलीज करता है एनर्जी को। ये प्रोसेस होती है आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन की। एनर्जी के साथ साथ वाटर वेपर भी रिलीज होते हैं। ये प्रोसेस कहाँ होती है? इनसाइड द सेल, और इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है और वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो फॉर्म होगा, रिलीज होगी एनर्जी और वाटर वेपर। इतना बिल्कुल ध्यान में रखो। इसको IMP टैग लगा करके लिख भी सकते हैं आप अपने नोट्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। कितने टाइप के सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं? तो 2 टाइप के सेलुलर रेस्पिरेशन को हमको यहाँ पढ़ना है। एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन को करता है उसको हम बोलते हैं एरोब्स। क्या बोलेंगे? एरोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन को करते हैं उनको बोलते हैं एरोब्स। और एरोब्स में कौन से एनिमल्स आएंगे? एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स और जितने एनिमल्स हैं वो सारे। इस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा सेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो बहुत एफिशिएंट होता है और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो खाना खाते हो वो है ग्लूकोज। ठीक है, जो आपने फूड लिया वो था ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के साथ क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? 38 ATP। 38 ATP इसकी एनर्जी है। अब ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी रिलीज करता है और 38 ATPs रिलीज करता है। यहाँ ATP का फुल फॉर्म बहुत IMP है, आप लिख लीजिए एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट्स। एक बार और बोल देती हूँ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी मैं आपको नहीं समझाऊंगी। हम आ जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। और जनरली ये जो रेस्पिरेशन है ये देखा जाता है ईस्ट में। तो इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है यहाँ पर ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला रेस्पिरेशन है। और दूसरी बात कि जो ऑर्गेनिज्म इस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एनएरोब्स। क्या बोलेंगे उनको? एनएरोब्स। होता यहाँ भी फूड का ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा,
ब्रेक डाउन होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, एल्कोहल। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल के साथ क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद एनर्जी, पर यहाँ पर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और कितनी होती है वेरी लिटिल अमाउंट, यहाँ पर 2 ATPs यानी कि 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी भी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये जो परफॉर्म होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको परफॉर्म करते हैं ईस्ट। फॉर्मेशन होगा किसका, ग्लूकोज ब्रेक होता है और फॉर्म करता है एल्कोहल। C2H5OH ये एल्कोहल है। ये रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन है, ये भी आपको याद रखना है। अब दूसरी बात, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका यूज़ बेवरेज इंडस्ट्री में किया जाता है। दूसरी बात, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इट इज़ अ फैक्ट देख लेते हैं। ईस्ट जो है वो यूज़ की जाती है बेवरेज इंडस्ट्री में फॉर मेकिंग एल्कोहल एंड बियर एज इट रेस्पायर्स एनएरोबिकली। ईस्ट का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग एल्कोहल एंड बियर। क्यों? क्योंकि वो एनएरोबिकली रेस्पायर करती है, और जब वो इस तरीके से रेस्पायर करेगी तो फॉर्मेशन होगा किसका, एल्कोहल का। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, पहले हम यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो बहुत लेस होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी आती है वो कितनी होती है, 2 ATPs, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है 38 ATPs, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज कैन ओनली बी पार्शियली ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसको पार्शियली मतलब पूरे से नहीं टूटता है, आधा इनकम्प्लीटली टूटेगा और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। लैक्टिक एसिड आपको पता है ना, लैक्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, इसलिए कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ये आपको आगे हायर क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ से इसको बहुत IMP नोट मार्क कर लीजिए, ये डिफरेंसेस जनरली एग्जाम में आते ही हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि इट टेक प्लेस इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पिरेशन होगा। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। एनएरोबिक की अगर हम बात करें तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया। हायर एनिमल्स जो हैं इट ऑकर अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। थर्ड पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकन डाउन कंप्लीटली। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कितनी एनर्जी? 38 ATP एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ इसकी बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पार्शियली या इनकम्प्लीटली ब्रेक होता है इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल में ब्रेक होगा और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कितनी एनर्जी? 2 ATPs। अब नेक्स्ट डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन का यह है कि जो अमाउंट रिलीज होता है एनर्जी का वो बहुत हाई होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और वहीं हम बात करें अमाउंट रिलीज ऑफ एनर्जी इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज लेस। इतनी बात आपको समझ आ गई।
अब हम यहाँ बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन ऑकर डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम, यानी कि रेस्पिरेशन अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जैसे कि जब हम रनिंग करते हैं, प्लेइंग, क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स और कैरिंग हैवी लोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो रेस्पिरेशन भी कैसा होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज़ होता है, बॉडी को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, है ना। बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके बॉडी आपकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी। ऐसा लेकिन होता है कब, एरोबिक रेस्पिरेशन में। हमने पढ़ा है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और रिलीज होती है एनर्जी, ठीक। तो सेम, जैसे ही आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो आपका रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन भी आपको ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो आपकी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा और प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी को। अब जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है कि एक ग्रेजुअल गैदरिंग होती है वहाँ पर लैक्टिक एसिड की, यानी कि जो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में इकट्ठा हो जाता है। तो जब लैक्टिक एसिड मसल में इकट्ठा होगा तो वहाँ पर होगा क्रैम्प्स, क्रैम्प्स मतलब पेन, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मसल में इंक्रीज होगी, अगर मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, कैसे होगी, या तो अगर आप हॉट बाथ ले रहे हैं तो होगी, या फिर आप उस पार्ट को रब कर रहे हैं तो होगी। तो इससे अगर आप हॉट बाथ ले लेते हैं तो आपको इस क्रैम्प से रिलीफ मिल जाएगा, जो कि आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हुआ है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इतना मिल नहीं पाता, और अगर मिल भी जाता है तो वो आपका जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है, इसलिए क्रैम्प्स होते हैं। लेकिन अगर आप हॉट बाथ ले लेते हैं या उस जगह को रब करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। आ गई बात समझ में, जिससे कि मसल्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और जो लैक्टिक एसिड है वो रिमूव हो जाता है सेल से। तो ये था आपका एक टाइम पे दो अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशंस कैसे होते हैं एक जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आ गया है, जो कि है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच के डिफरेंसेस। तो ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैस होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग सेल के बाहर होती है, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इनहेल और एक्सहेल से, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करता है फूड को सेल के अंदर और रिलीज करता है एनर्जी को। तो ये तीन डिफरेंस के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाएंगे ये। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो बहुत सारे एनिमल्स हैं और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, है ना। अब ये डिपेंड करता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में कौन सा ज़्यादा सूटेबल ऑर्गन है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, आपको पता है यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन से होंगे, जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स है। कैसे एनिमल, जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि आप
अमीबा को देखो, अमीबा सिंगल सेल्ड एनिमल है, तो इसका ये भी रेस्पायर करता है ना। तो ये कैसे रेस्पायर करता है? ऑक्सीजन को डायरेक्टली एयर या वाटर में से ले लेता है। और अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इनके पास होते हैं स्पेशल ऑर्गन रेस्पायर करने के लिए। अमीबा क्योंकि एक यूनिसेलुलर एनिमल है, तो उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। ना उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वो डायरेक्ट ही एयर से या वाटर से ऑक्सीजन को लेगा और अपनी जो भी प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब एक एक करके हम सारे एनिमल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो रेस्पिरेशन थ्रू सेल या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सेल या स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो कुछ एनिमल बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि सिंगल सेल्ड अमीबा, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेक्सुअल यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को अपनी सेल मेम्ब्रेन से। वहीं सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, ये आउटर कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर कवरिंग होती है। हाइड्रा की अगर हम बात करें, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? यहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है स्किन से। इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। इट हेल्प द ऑक्सीजन टू डिजॉल्व एंड एंटर द बॉडी, और इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व होगा और एंटर होगा बॉडी में। The process by which the exchange of gas occur in single-celled organisms such as amoeba, euglena and multicellular organisms such as hydra and earthworm, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि गैस का एक्सचेंज हो रहा है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा और अर्थवॉर्म में। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। अमीबा ऐसा दिखता है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। आपने चैप्टर 1 जो है या चैप्टर 2 में आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपने अमीबा का पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन, और आपने देखा होगा कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। तो ऐसे ही अमीबा में फूड लेने की एक अलग प्रोसेस है, वैसे ही ये रेस्पिरेशन के लिए भी डिफ्यूजन, कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन का यूज़ करता है, सेम एज द अर्थवॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रू एयर होल्स। अब यहाँ आप देखिए कि जो स्पैरिकल्स होते हैं, ठीक है, ये टाइनी होल्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पैरिकल्स से रेस्पिरेशन होता है इंसेक्ट्स में। तो वो अब हम पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन थ्रू टाइनी होल्स है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इंसेक्ट जो हैं वो ब्रीथ करते हैं टाइनी ओपनिंग से, और इन्हीं टाइनी ओपनिंग्स या होल्स को हम बोलते हैं स्पैरिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पैरिकल्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि कॉकरोच, स्टिक इंसेक्ट, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, इनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। यहाँ देखो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब आपको दिख रहा है, ये हाईलाइटेड जो दिख रहा है ना यहाँ ऐसे, ये क्या है? ये पूरा नेटवर्क ऑफ ट्यूब है इनका। तो ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। इनकी बॉडी में ये पूरा ऐसे नेटवर्क रहता है, और ये जो ट्रैकिया ट्यूब्स है ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? द ट्रैकियल ट्यूब्स टेक ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं सारे पार्ट्स में। कौन करता है? ट्रैकिया। किस में करता है? इंसेक्ट्स में। सिमिलरली द एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो एयर रिच होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, वो इन्हीं ट्रैकिया से होते हुए
एक्सपेल आउट कर दी जाती है। इतनी बात आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट थ्रू स्पेरिकल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन गिल्स। गिल्स जो है जनरली आपको कहाँ देखने मिलेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस में क्या होते हैं रेस्पिरेशन के लिए? गिल्स। ये हैं गिल्स, ठीक है। तो जो गिल्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाने के लिए एक्वेटिक एनिमल्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो गिल्स से होता है। गिल्स होते क्या हैं? ये फिलामेंट या फिर पेजेस के जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? फिलामेंट या पेज के जैसे। जैसे आपकी बुक के पेजेस हैं बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। अगर आप अपनी बुक को ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा गिल्स कैसे दिखते हैं। यहाँ गिल्स में सबसे ज़्यादा रिच सप्लाई होती है ब्लड की। वाटर फ्लोज थ्रू द माउथ ओवर द गिल्स। वाटर फिश मुंह में लेती है और गिल्स से बाहर निकालती है। जब वो ऐसा करती है तो यहाँ क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। जो ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट है उसको फिश पहले माउथ में वाटर लेती है, फिर गिल्स से बाहर करती है। इतनी देर में जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व्ड है वो एब्जॉर्ब कर लेती है फिश, यानी कि उसके ब्लड में वो ऑक्सीजन चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रोसीजर से पानी में डिज़ोल्व होके चला जाता है। टेडपोल्स जो होते हैं, टेडपोल्स आप समझते हैं, फ्रॉग के बेबी को बोलते हैं टेडपोल्स। उनके पास भी क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, जो कि रिप्लेस हो जाते हैं लंग्स में। जैसे एक टेडपोल अडल्ट फ्रॉग बनता है तो ये जो गिल्स हैं टेडपोल में वो किस में चेंज हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं बाय लंग्स, यानी कि फिर उसमें लंग्स डेवलप हो जाती हैं जैसे ही टेडपोल एक अडल्ट फ्रॉग में ग्रो होता है। अब इट इज़ अ फैक्ट देखते हैं बेटा। तो इट इज़ अ फैक्ट में दिया हुआ है कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स हैं ये सब मरीन एनिमल्स हैं। कैसे? मराइन एनिमल्स हैं। तो इनके पास लंग्स हैं ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है ये एयर में से लेती हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर से नहीं लेती। ये जो है ये मैमल्स हैं। कैसे? मैराइन मैमल्स। और ये कैपेबल होते हैं अपनी ब्रीथ को होल्ड करने के लिए, यानी कि ये अपनी सांस को रोक सकते हैं डीप अंडर दी वाटर फॉर आवर्स। बहुत घंटों के लिए ये अपनी सांस को रोक सकते हैं और स्विम अप करके सरफेस पे आते हैं और फिर ऑक्सीजन ले करके फिर वापस पानी में चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। अब जितनी भी आपकी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं, उन सब के पास लंग्स होते हैं। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा? लंग्स, यानी कि लंग्स से ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। फ्रॉग भी लंग्स से ब्रीथ कर सकता है, अडल्ट फ्रॉग, जब वो लैंड पे होता है तब। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर। और फ्रॉग जो है जब वाटर में जाएगा तो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करेगा। ये देखो, ये है एक लिजार्ड। लिजार्ड कौन से ग्रुप में आती है? रेप्टाइल। तो ये लिजार्ड है, इसके पास नॉस्ट्रिल है, यहाँ पर इसकी लंग्स हैं। ये नॉस्ट्रिल से एयर को इनहेल करती है और एक्सहेल करती है और इसकी लंग्स में एब्जॉर्प्शन होता है ऑक्सीजन का। ट्रेकिया होता है एक, हम ह्यूमंस में भी ट्रेकिया होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है इन ऑर्गन्स का, नॉस्ट्रिल, फेरेंज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। एल्वियोली आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और ये बैलून या सैक के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं डिटेल में पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये देखो, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं नोज़ या नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आता है आपका फेरेंज, फेरेंज के बाद आती है आपकी टंग, टंग के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप। देन नेक्स्ट इज आपका लंग्स। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज दी लंग्स। इस लंग के अंदर ये होता है ब्रोंकस।
ये जो है ये ब्रोंकस है, और इस जो ब्रोंकस से ब्रांचेस निकली हुई हैं इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। अब जब हम इसको जूम करके देखते हैं ना, ब्रोंकियोल्स के साथ अटैच होती है एल्वियोली। ये छोटे से बैलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको एल्वियोली बोलते हैं। और यहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो एयर आप लेते हो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी अननेसेसरी गैसेस हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं वो सब एक्सपेल आउट हो जाती है। तो एल्वियोली का ये फंक्शन होता है, और ये होता है आपका छोटा सा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड इनहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एक्सहेलेशन। कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इनहेलेशन, इसके बाद गैसेस का एक्सचेंज, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन और एक्सहेलेशन। तो 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में। ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। अब इनहेलेशन क्या होता है, इनहेल करना क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे और उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम पर क्या होता है कि एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है नॉस्ट्रिल से, और जब हम ब्रीथ करते हैं तो डायफ्रम, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं डायफ्रम। तो ये जो डायफ्रम है, जब आप ब्रीथ करते हो तो डाउनवर्ड इसका मूवमेंट होता है। जब आप ब्रीथ करोगे तो ये डाउन जाएगा और जो आपकी रिब्स हैं वो बाहर की तरफ आएंगी। ये इंक्रीज कर देता है स्पेस को। क्या इंक्रीज करेगा, स्पेस को आपके चेस्ट में, जिससे कि एयर जो है बाहर से आपके लंग्स में एंटर हो और आपके लंग्स इजीली एक्सपैंड हो जाए, एक्सपैंड यानी कि फैल जाए। ठीक है, और जैसे ही ये एयर पास होती है आपके नॉस्ट्रिल से, टाइनी हेयर इनसाइड द नॉस्ट्रिल, आपकी नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, टाइनी हेयर और म्यूकस होता है। तो ये जो दोनों चीज़ हैं, ये म्यूकस और टाइनी हेयर्स, ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, जर्म्स को भी ट्रैप कर लेता है और प्रिवेंट करता है इन सब की एंट्री को लंग्स में। ठीक है, यानी कि जर्म्स, डस्ट पार्टिकल और डर्ट की एंट्री को प्रोहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि ये लंग्स में ना जा पाए। म्यूकस भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इनर लाइनिंग ऑफ नोज़ में। ये मॉइस्चर देता है आपकी इनर लाइनिंग को, जिससे कि जो ड्राई एयर है वो मॉइस्ट हो जाए। इसके साथ एयर ऑल्सो बिकम वार्म ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन in the capillary inside the nose. Thus, the air that enters the lung is moist, warm, clean and free from the germs. This does not happen if we breathe through our mouth. और अगर हम मुंह से ब्रीथ करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एयर हम माउथ से ब्रीथ करेंगे वो इतनी ज़्यादा फिल्टर नहीं हो पाएगी। जब आप माउथ से ब्रीथ करेंगे तो सारे डस्ट, जर्म्स, ये सब आपके लंग्स तक जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप ब्रीथ करें तो नोज़ से ब्रीथ करें, माउथ से ब्रीथ नहीं करें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एयर नॉस्ट्रिल के पास सीधे पास होती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम, विंड पाइप। ठीक है, यानी कि एयर जो है वो पास हुई कहाँ पे, विंड पाइप में। अब विंड पाइप कहाँ लोकेटेड है, नेक में, और वो डिवाइडेड है स्मॉल ट्यूब्स में। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये है आपका ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइडेड है स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल ट्यूब्स में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये जो लोकेशन है विंड पाइप की वो कहाँ है, नेक में, और इसको डिवाइड किया गया है 2 स्मॉल ट्यूब्स में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई या सिंगुलर फॉर्म में ब्रोंकस। तो ईच ब्रोंकाई एंटर्स द रिस्पेक्टिव साइड ऑफ द लंग, और 2 ब्रोंकाई है, एक लेफ्ट साइड जाएगा और दूसरा राइट साइड ऑफ द लंग्स। ठीक है,
और इस ब्रोंकाई से निकलती हैं छोटी छोटी सी ब्रांचेस। उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे उनको? ब्रोंकियोल्स। ऐसे छोटी छोटी सी ब्रांचेस आपको दिखाई थी ना, तो उसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये एंड होते हैं ऐसे छोटे छोटे टाइनी बॉल्स में। ये देखो, ये जो है आपके छोटे छोटे टाइनी बॉल्स, ये जो है ये हो गया आपका ब्रोंकाई, और ये हैं आपके ब्रोंकियोल्स। और ये एंड हो रहे हैं कैसे? छोटे छोटे बॉल्स हैं इसकी एंडिंग पे, यानी कि ये क्या है? टाइनी सैक। क्या बोलेंगे हम इनको? टाइनी सैक। और ये होते हैं आपके एल्वियोलीज। क्या होंगे ये? एल्वियोलीज। ये एल्वियोलीज जो हैं कितने हैं नंबर में? मिलियंस। कितने हैं? मिलियंस। एक लंग में मिलियन एल्वियोलीज हैं। ये सराउंडेड होते हैं ब्लड वेसल से। किससे सराउंडेड होंगे ये? ब्लड वेसल से। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के साथ, यानी कि एंटर हो जाता है ब्लड में या मिक्स हो जाता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी ऐसे ब्लड में। इसी तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो यहाँ एल्वियोली में होता है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो एल्वियोली है वो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली का। यहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑक्सीजन एंटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। किसकी बात करनी है अब हमको? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड होगा एक स्पेशल सब्सटेंस के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड होगा? एक स्पेशल सब्सटेंस, और उस स्पेशल सब्सटेंस का नाम है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसको फॉर्म करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो क्या फॉर्म होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ब्लड कैपिलरीज से मूव होगा ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तो ऑक्सीजन गेट्स कैरीड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जैसे ही आपका जो ब्लड मूव करेगा पूरी बॉडी में तो उसके साथ साथ आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होगी। और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज करता है शुगर मॉलिक्यूल को जो आपकी सेल्स में प्रेजेंट हैं, और इसका रिजल्ट होता है डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म इन दिस प्रोसेस। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं और रिलीज होती है क्या? एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉर्म होता है और पास होता है फ्रॉम सेल टू कैपिलरीज, देन इट इज कैरीड टू द लंग्स वेयर इट एंटर्स द एल्वियोली। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट प्रोसेस जो कि है फोर्थ प्रोसेस, जो है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो आपकी बॉडी से, आपके लंग्स से बाहर हो जाएगी, यानी कि ब्रीद आउट की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। व्हेन यू ब्रीद आउट और एक्सहेल द डायफ्राम मूव्स अप। जब आप ब्रीथ करेंगे तो डायफ्राम किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कहाँ जाता है? नीचे। ये डायफ्राम है, ये नीचे जाएगा, और जो आपकी रिब्स है वो बाहर की तरफ आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाए? लंग्स को स्पेस मिल जाए ताकि जो आपकी एयर है, जो ऑक्सीजन रिच एयर है, वो एंटर हो सके। फिर अगर आप एक्सेलेशन की बात करते हैं तो आपका डायफ्राम अपवर्ड जाएगा और जो आपकी रिब्स है वो भी अंदर की तरफ जाएंगी। क्यों? ताकि ये जो है यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन बढ़े। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा
कि आपका जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आ पाए, है ना। तो डिक्रीज हो जाती है स्पेस चेस्ट के अंदर, जिससे कि एयर आसानी से बाहर मूव आउट हो सकती है, यानी कि आपकी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट में आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले एयर जो है वो नॉस्ट्रिल में आती है, ठीक है। उसके बाद फेरेंज में जाती है। फेरेंज एक कॉमन पैसेज होता है फूड और वाटर के लिए। फिर उसके बाद एयर जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है उसको हम विंड पाइप बोलते हैं। देन ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या है? ट्रैकिया डिवाइडेड है 2 ब्रोंकाई में, जो कि फिर एंटर होता है आपकी लंग्स में, ठीक है। ट्रेकिया जो है वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइडेड है। इस तरीके से आपकी एक ब्रोंकाई एक लंग्स में जाएगी और दूसरी ब्रोंकाई दूसरी लंग्स में, ठीक है। और फिर ये जो ब्रोंकाई है ये स्मॉल स्मॉल इस तरीके से ब्रांचेस जो डेवलप होती है उसको बोलते हैं हम ब्रोंकियोल्स। यानी कि ये जो 2 ब्रोंकाई हैं ये डिवाइड होती हैं स्मॉल ट्यूब्स में, उनको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स जो हैं उनकी एंडिंग पे होते हैं क्या? एल्वियोली। क्या होंगे इनकी एंडिंग पे? एल्वियोलीज होते हैं। और ये जो एल्वियोलीज हैं यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और ये एक टाइनी एयर बैग या सैक के जैसे होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ये था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। द सेल इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पायर। जितनी भी सेल है प्लांट्स में वो सारी रेस्पायर करती हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स। जो आपका प्लांट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, सॉइल के ऊपर आपका जो शूट सिस्टम वाला एरिया है, वो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले सकता है। और प्लांट ब्रीथ करता है किससे? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा से ब्रीथ करता है। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीव्स और स्टेम्स में। लीव्स में भी कहाँ? लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। लोअर सरफेस पे मोर स्टोमेटा होते हैं देन दी अपर सरफेस। स्टोमेटा सराउंडेड होते हैं 2 गार्ड सेल से। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी कंट्रोल होती है लाइट और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। और जब ये गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, ये एक्सपैंड हो जाती हैं। द स्टोमेटा ओपन्स एंड द ऑक्सीजन इज टेकन इन टू द प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है तो ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। जब ये गार्ड सेल्स लूज करती है वाटर को और श्रिंक होती है, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और फिर एक बात और ध्यान रखिए कि जो उसकी ब्रांचेस हैं और स्टेम है, वहां पर जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से होगा? लेंटिसिल्स। किससे होगा? लेंटिसिल्स से। यानी कि ब्रांचेस और स्टेम्स में कौन प्रेजेंट है? लेंटिसिल्स। रेस्पिरेशन थ्रू लेंटिसिल्स टेक प्लेस मेनली ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमेटा मोस्टली रिमेन्स क्लोज। स्टोमेटा कब क्लोज रहता है? नाइट के टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है, तब रेस्पिरेशन की प्रोसेस किससे होगी? लेंटिसिल्स से। अब यहाँ पर जो रेट होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स इज मच स्लोअर देन इन एनिमल्स। यानी कि प्लांट में जो एक्सचेंज है वो थोड़ा सा फास्ट है और जो प्लांट्स हैं उनमें ये प्रोसेस स्लो है एनिमल्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ हम देख रहे हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो ये होते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो कि ओपन और क्लोज स्टोमेटा है। ये देखो लीफ की जो सरफेस है उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ऐसे टाइनी येलो डॉट आपको देखने मिल जाएंगे लीफ पर। ये है आपका ओपन स्टोमेटा। कैसा स्टोमेटा है ये? ओपन स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है इसमें यहाँ पर ये जो सेल्स आपको दिख रही है ये गार्ड सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं ये? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल की सेल वॉल है। सेल वॉल एक आउटर कवरिंग होती है। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये है वैक्यूल।
वैक्यूल्स जो हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो मेन काम होता है वो होता है स्टोरेज, ठीक है, ये फूड और वाटर की स्टोरेज करके रखते हैं। फिर ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और ये जो रेड कलर का डॉट आपको दिख रहा है दिस इज द न्यूक्लियस, यानी कि सेल की जितनी भी एक्टिविटी है वो किससे कंट्रोल होती है, न्यूक्लियस से। और ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवाने के लिए बहुत एसेंशियल है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में फिल होता है। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये आपका ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और ये है आपका क्लोज स्टोमेटा। ये जब क्लोज होता है तो यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ओपन स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, ठीक है। ये इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ओपन और क्लोज स्टोमेटा में। ये डायग्राम बहुत आईएमपी डायग्राम है, इसको आपको प्रैक्टिस करना ही है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स। रूट्स भी रेस्पिरेशन करती हैं, यानी कि रूट्स जो हैं रेस्पायर करती हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर स्पेस इन द सॉइल। अगर वाटर फिल होता है इन स्पेसेस में तब रूट्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्लांट डाई होता है, मर जाता है ना। दैट इज़ वाई प्लांट शुड नॉट बी ओवर वाटर्ड, और इसीलिए प्लांट्स को ओवर वाटर कभी नहीं करना चाहिए। सॉइल चैप्टर में हम पढ़ के भी आएंगे। जो माशी एरियाज होते हैं वहाँ पर रूट्स को इन मार्शी एरिया द रूट ऑफ द मैनग्रोव ट्रीज ग्रो अबव द सॉइल। जो मार्शी एरियाज होते हैं वहाँ पर मैनग्रोव ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के ऊपर ग्रो होती हैं, और ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं प्रोप रूट्स। कैसी रूट्स बोलेंगे इनको, प्रोप रूट्स। जो सॉइल के ऊपर ग्रो होती हैं उनको बोलेंगे प्रोप रूट्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मार्शी सॉइल होता है वो पूरा फिल होता है वाटर से। अब जब पूरा वाटर से फिल होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी मिल नहीं पाएगी प्लांट्स को, तो इसलिए जो मैनग्रोव्स की रूट होती हैं वो सॉइल के सरफेस के ऊपर लगती है ताकि प्रॉपर एयर मिल सके। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो किस तरीके से रिलेट करती है ना। दोनों ही मेन बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम। अब जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन जब रात में सनलाइट नहीं होती है तब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन ऑकर बोथ इन डे एंड नाइट। अब हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में रेस्पिरेशन होगा। फोटोसिंथेसिस होगी सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, रेस्पिरेशन ऑकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ दी सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होगा प्लांट सेल में वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। क्यों होगी क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है। वहीं फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होंगे। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब गेट इट राइट, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन और बर्निंग में, ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी।
पर ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट है कुछ वेज में। जैसे रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ ऑकर होता है, सेल के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, पर बर्निंग कब ऑकर होगी, बर्निंग एटमॉस्फेयर में ऑकर होगी और हाई टेम्परेचर पे। और दूसरी बात डिपेंड करता है इग्निशियस टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का बर्निंग के टाइम। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है एक स्लो प्रोसेस है और एनर्जी रिलीज जब होती है तो वो स्टोर होती है सेल में। बर्निंग एक फास्ट प्रोसेस है और एनर्जी रिलीज होती है बहुत क्विकली, और किस फॉर्म में होगी, हीट या लाइट के फॉर्म में एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है एंड। थैंक यू डियर लर्नर्स। If you have enjoyed learning with ScienceWise, stay connected to ScienceWise and you can watch the exercise video of this chapter. Already the playlist is there for the exercise of your book. Stay connected. Thank you.